हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पार्ट 2। इस भाग 2 में हम स्टडी करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्पेशलाइजेशन स्ट्रक्चर को। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की विशिष्टीकृत संरचनाएं होती हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले जो वीडियो हमने बनाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन भाग 1 का, उसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डेफिनेशन, परिभाषा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन एवं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आणविक संरचना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न प्रकार के मॉडलों का अध्ययन किया, जो कि डिफरेंट साइंटिस्टों द्वारा दिया गया है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्पेशलाइजेशन जो स्ट्रक्चर है उसको अध्ययन करेंगे, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रूपांतरण से बनती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन शो हियर एंड देयर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। These specialized structure may be due to the outgrowths or ingrowths or contact with adjacent membrane। ये जो स्पेशलाइज्ड संरचना है वो बनती है आउटग्रोथ होने से मेम्ब्रेन की, या इनग्रोथ होने से, या फिर जो पास वाली सेल के जो कांटेक्ट होने से उससे ये बनती है। तो कौन कौन सी जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देती है हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्पेशलाइज्ड संरचना। आइए देखते हैं। पहला है माइक्रोविलाई। इन सभी का हम आगे की स्लाइड में, इसी वीडियो में अध्ययन करेंगे डिटेल में। इंटरडिजिटेशन दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर डेस्मोसोम्स, गैप जंक्शंस, बेसल इनफोल्डिंग, टाइट जंक्शन और प्लाज्मोडेस्मेटा। ये जो 7 स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, 7 जो स्पेशलाइज्ड संरचनाएं हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की या तो आउटग्रोथ होने के द्वारा बनेंगी, या इनग्रोथ होने के द्वारा बनेगी, या फिर जो पास की जो सेल है उसके कांटेक्ट होने पर मेम्ब्रेन के द्वारा रूपांतरित होने पर बनती है। तो आइए देखते हैं ये 7 को डिटेल में कि क्या इनके कार्य हैं, ये क्यों बनती है, कहां बनती है। पहला है माइक्रोविलाई। ये जो माइक्रोविलाई है, माइक्रोविलाई आर माइन्यूट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन arising from the surface of certain cells। ये होती हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। यहाँ पर डायग्राम में आप देखिए, हमने माइक्रोविलाई का डायग्राम ये लगाया है। ये माइक्रोविलाई है और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का निर्माण कर रही है सरफेस में। बाहर की ओर ये आउटग्रोथ होने से बनती है और दे आर फाउंड ऑन द एपिथेलियल सेल ऑफ इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल्स में ये मौजूद होती हैं, किडनी के ट्यूब्यूल्स में मौजूद होती हैं, गॉल ब्लैडर में उपस्थित होती हैं, यूट्रस सेल्स में उपस्थित होती हैं, योक सेल्स में उपस्थित होती हैं। तो ये जो माइक्रोविलाई का एक्चुअल में काम क्या है और ये क्यों पाई जाती है। जो प्रत्येक माइक्रोविलाई का आकार जो होता है बेलनाकार होता है। ये देखिए, ये माइक्रोविलाई, एक माइक्रोविलाई ऐसे आप देखेंगे तो ये क्या है, बेलनाकार इसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। और इसको कहा जाता है एक को माइक्रोविलस। और ये जो माइक्रोविलस है ये 0.6 से 0.8 माइक्रोमीटर लंबे होते हैं। ये जो यहाँ की, यहाँ से यहाँ तक इसकी जो संरचना है, लंबाई है, वो 0.6 से 0.8 माइक्रोमीटर लंबे होते हैं। और इनका व्यास जो है 0.1 माइक्रोमीटर होता है। ऐसा जो व्यास है ये 0.1 माइक्रोमीटर होता है। इसमें प्लाज्मा झिल्ली द्वारा संलग्न साइटोप्लाज्म का एक कोर होता है। साइटोप्लाज्मिक कोर एक्टिन से बने महीन सूक्ष्म तंतुओं का होता है। और ये जो सूक्ष्म तंतु होते हैं माइक्रोविलस के टिप से जुड़े रहते हैं। ये जो टिप है यहाँ पर, ये जुड़े रहते हैं। क्यों जुड़े रहते हैं?
क्योंकि ये जो है माइक्रोविलाई को कठोरता प्रदान करते हैं। जो सूक्ष्म तंतु होते हैं ये कठोरता प्रदान करते हैं। माइक्रोविलस की बाहरी सतह पर महीन फिलामेंट के एक कोट पाए जाते हैं जो बाहर की ओर माइक्रोविलाई को कवर करके रखते हैं, जिसे फजी कोट कहा जाता है। ये देखिए, ये फजी कोट है। ये माइक्रोविलाई का अंदर का एरिया है, ये बाहर का एरिया है। तो बाहर में ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर है जो माइक्रोविलाई को कवर करके रख रहा है, इसको कहा जाता है फजी कोट। और फजी कोट जो होते हैं ये बने होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के। ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। अब इनका कार्य क्या है? ये जो होते हैं कोशिका की सतह को बढ़ा देते हैं। सेल की जो सतह है, सरफेस है, माइक्रोविलाई उसको बढ़ा देते हैं। जैसे इंटेस्टाइन की जो सेल है उसमें ये अच्छे बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। तो जो भोजन पचता है, केमिकल कंपाउंड में टूटता है, उसको शोषण करने के लिए ये माइक्रोविलाई सेल की सतह को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण खाद्य पदार्थ जो है ज्यादा देर तक वहां रुकता है तो अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो सकता है। इसका मतलब यह है कि ये प्रभावी अवशोषण में मदद करते हैं। और माइक्रोविलाई के बीच बने हुए सक्रिय स्थान एक प्रकार की छलनी का निर्माण करते हैं, जिससे अवशोषण की प्रक्रिया के दौरान पदार्थ आसानी से गुजर जाते हैं। तो माइक्रोविलाई के, ये देखो, माइक्रोविलाई के बीच में ये जो स्थान है, यहाँ पर एक छलनी नुमा स्ट्रक्चर बनता है जिससे कि पदार्थ आसानी से गुजर जाते हैं। ए सिंगल सेल कंटेन अबाउट 3000 माइक्रोविलाई। एक सेल में कम से कम 3000 माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है इंटरडिजिटेशन। ये इंटरडिजिटेशन क्या है? दो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में एक साथ उंगली के समान प्रवर्ध बनाते हैं। यह दो सेल के बीच संबंध को घनिष्ठता प्रदान करते हैं तथा पदार्थों के बीच विनिमय हेतु विस्तृत सतही क्षेत्रफल का निर्माण करती है। तो ये पदार्थ को आपस में ट्रांसफर करने के लिए बढ़िया क्षेत्रफल का निर्माण करते हैं, सेल को घनिष्ठता प्रदान करते हैं। और ये जो होते हैं ये किससे बनते हैं? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एडजेसेंट सेल प्रोजेक्ट इनटू द साइटोप्लाज्म एज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड इंटरडिजिटेशन। और ये सेल के अंदर ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रहे हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और दो साइटोप्लाज्म को आपस में एक कंपार्टमेंट में बांट देते हैं। इसको बोलते हैं कंपार्टमेंटलाइज बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द इंटरडिजिटेशन हेल्प टू कंपार्टमेंटलाइज द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म को दो चेंबर में ये बांटने का काम करते हैं और प्रभावी ढंग से मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्षेत्रफल का निर्माण करते हैं। तीसरा है डेस्मोसोम्स। ये जो डेस्मोसोम्स हैं ये दो कोशिकाओं के बीच के प्लाज्मा झिल्ली के घने क्षेत्र होते हैं जहां से ठीक टोनोफाइब्रिल विकिरण होता है। तो डेस्मोसोम्स आर थिकेंड एरिया of plasma membrane of two adjacent cell from which radiate fine tonofibril। ये डेस्मोसोम्स आप देखिए ये है, और यहां से टोनोफाइब्रिल जो है विकिरण के रूप में निकलता है। ये घना एरिया होता है प्लाज्मा झिल्ली का। यह दो कोशिकाओं को अच्छे से जोड़ते हैं, दो जो सेल्स हैं उनको अच्छे तरीके से जोड़ देते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? हृदय की मांसपेशियों में, त्वचा की मांसपेशियों में, क्योंकि ये दो जगह है गंभीर आघातों को झेलते हैं। तो गंभीर यांत्रिक आघातों, तनाव को झेलने के लिए यह डेस्मोसोम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है, ताकि हार्ट जो है अच्छे से यांत्रिक तनाव झेल सके और त्वचा भी इसको झेल सके। यह एक जंक्शन है जो बीच में बनता है, यह जंक्शन का निर्माण करता है जो सेंटर में बनता है। यह डेस्मोसोम होता है वहां की कोशिका झिल्ली की तुलना में मोटी होती है। जहां डेस्मोसोम होगा वहां जो
कोशिका झिल्ली है दूसरे की तुलना में मोटी होती है। डेस्मोसोम के इंट्रासेलुलर गैप में एसिड, ग्लूकोसेकेराइड व प्रोटीन की घनी रेशेदार सामग्री भरी होती है। यह सामग्री कोशिकाओं को एक साथ जोड़ने में मदद करती है। यह है इंट्रासेलुलर जो गैप है, ये फाइब्रस मटेरियल का भरा होता है ताकि ये अच्छी तरीके से जुड़ सके। ये 4 प्रकार की होती हैं। कौन? डेस्मोसोम्स जो होती हैं 4 प्रकार की होती हैं। पहला होता है बेल्ट डेस्मोसोम्स, दूसरा होता है स्पॉट डेस्मोसोम्स, तीसरा होता है हेमीडेस्मोसोम और चौथा होता है सेप्टेड डेस्मोसोम। तो बेल्ट डेस्मोसोम्स क्या होता है? यह टाइट जंक्शन के ठीक नीचे होती है। यह गैप को बंद करने में मदद करती है। साथ ही साथ यह भ्रूण जो होता है, एम्ब्रियो जो होता है, उसके एम्ब्रियोनिक एपिथेलियम के मूवमेंट को परिवर्तित करने में मदद करती है। और स्पॉट डेस्मोसोम्स क्या होता है? यह 2 कोशिकाओं के बीच में डिस्क आकार के बिंदु है। यह प्लाज्मा झिल्ली के स्ट्रेटम को जोड़ते हैं। यह यांत्रिक लगाव के लिए होता है। यांत्रिक जो लगाव होता है उसके लिए स्पॉट डेस्मोसोम्स पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है हेमीडेस्मोसोम्स। यह आधे डेस्मोसोम्स होते हैं, अर्थात डेस्मोसोम्स के समान ही होते हैं, मगर इनमें क्या अंतर होता है? अंतर यह होता है कि उनका बाहरी हिस्सा, हेमीडेस्मोसोम्स का जो बाहरी हिस्सा होता है वो कोलेजन फाइब्रिल से कोटेड होता है, जबकि डेस्मोसोम्स में ये नहीं पाया जाता। यह कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली में शामिल करने में मदद करते हैं। जो सेप्टेड डेस्मोसोम्स है 4थे नंबर का, ये जो डेस्मोसोम्स है ये इंटरसेल स्पेस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच कई अनुप्रस्थ सेप्टा का निर्माण करते हैं। मतलब सेप्टा बनाने का ये काम करते हैं, पार्टीशन बनाने का काम करते हैं, इसलिए इनको सेप्टेड डेस्मोसोम्स कहा जाता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? इनवर्टिब्रेट के एपिथेलियल सेल्स में पाए जाते हैं। इनवर्टिब्रेट के एपिथेलियल सेल्स में ये पाए जाते हैं। द डेस्मोसोम्स ग्लू द एडजेसेंट सेल। और जो डेस्मोसोम्स होते हैं वो 2 सेल्स को अच्छी तरीके से जोड़ने में मदद करते हैं। इसके बाद आते हैं 4थे नंबर पर गैप जंक्शन। गैप जंक्शन जो है, गैप जंक्शन इंट्रासेलुलर स्पेस में नैरो होता है। एक्चुअल में गैप जंक्शन है क्या? गैप जंक्शन इज ए जंक्शनल कॉम्प्लेक्स बिटवीन 2 सेल्स। ये 2 सेल्स के बीच का जंक्शन पॉइंट है। ये 2 सेल्स के बीच का ये जंक्शन पॉइंट है जहां पर सेल जुड़ते हैं। तो जहां पर इंट्रासेलुलर स्पेस होता है वो नैरो होता है, वह केवल 20 एंगस्ट्रॉम चौड़ा होता है। गैप जंक्शन खोखला हेक्सागोनल एक जोड़ी सिलेंडर होता है। गैप जंक्शन में खोखला और हेक्सागोनल ये एक जोड़ी सिलेंडर पाए जाते हैं। ये हेक्सागोनल सिलेंडर है, ये टीएस है सिलेंडर का ट्रांसवर्स सेक्शन। प्रत्येक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक सिलेंडर होता है। 2 सिलेंडर 2 कोशिकाओं के बीच एक चैनल या पाइप बनाते हैं। 2 सिलेंडर मिलकर एक चैनल या पाइप का निर्माण करते हैं 2 कोशिकाओं के बीच में। प्रत्येक जो सिलेंडर होता है वो 6 प्रोटीन सब यूनिट से बना होता है। ये देखिए टीएस ऑफ सिलेंडर में कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ये है प्रोटीन सब यूनिट। तो यहाँ पर 6 प्रोटीन सब यूनिट है। ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो जो प्रत्येक सिलेंडर है वो 6 प्रोटीन सब यूनिट का बना होता है। कैल्शियम आयन गैप जंक्शनों के खुलने व बंद होने को नियंत्रित करते हैं। तो गैप जंक्शन का खुलना और बंद होना कैल्शियम आयन के ऊपर निर्भर रहता है। जब इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तब चैनल बंद हो जाता है। गैप जंक्शन इज ए चैनल और पोर through to cell membrane across the intercellular space between 2 adjacent cells.
अब ये जो गैप जंक्शन है, इसके क्या कार्य हैं? हृदय की मांसपेशियों और सिनापेस में गैप जंक्शन विद्युत संकेतों का संचालन करते हैं। हार्ट में, मसल्स में, सिनापेस में ये विद्युत संचालकों का जो विद्युत के संकेत आते हैं उनके संचालन को संभालते हैं। यह आयनों जैसे शुगर मॉलिक्यूल्स, मेटाबोलाइट, न्यूक्लियोटाइड, विटामिन्स आदि को पारित होने की अनुमति देते हैं। ये गैप जंक्शन का इंपॉर्टेंट कार्य है। अब 5वें नंबर पर आता है बेसल इनफोल्डिंग। बेसल इनफोल्डिंग आर फिंगर लाइक इन्वेजिनेशन of the plasma membrane into the cytoplasm from the basal of the cell. बेसल इनफोल्डिंग क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, उंगलियों के समान प्रवर्ध है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होता है और बेसल सेल के इनफोल्डिंग से होता है। ये बेसल सेल देखिए, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये बेस जो सेल है उसके इनफोल्डिंग होने से ये अंदर की ओर फोल्ड हो जाता है ऐसे, तब ये बोलता है बेसल इनफोल्डिंग। ये जो है किडनी सेल्स में पाई जाती हैं बेसल इनफोल्डिंग। यह सेप्टा के रूप में कार्य करते हैं। देखिए सेप्टा के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये यहाँ का साइटोप्लाज्म अलग हो गया, ये अलग हो गया, बीच में ये सेप्टा का निर्माण कर रहे हैं तथा साइटोप्लाज्म को दो भागों में कंपार्टमेंट के रूप में बांट देते हैं बेसल इनफोल्डिंग। इनमें कई माइटोकॉन्ड्रिया इनक्लोज्ड रहते हैं। जब बेसल इनफोल्डिंग बनती है, ये बेसल इनफोल्डिंग बनी है और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया इनक्लोज्ड है, घिरे रहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्यों घिरे रहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है मटेरियल के एक्टिव ट्रांसपोर्ट को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ध्यान रखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है मटेरियल के एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ध्यान रखते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं। ये बेसल इनफोल्डिंग है। They arise from plasma membrane that face the basement membrane. ये कहां से बनते हैं बेसल इनफोल्डिंग? बेसल मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। They arise from plasma membrane that face. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के उस जगह से निकलते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसल मेम्ब्रेन बेसमेंट मेम्ब्रेन को फेस करता है, वहां से ये इनफोल्ड होकर बेसल इनफोल्डिंग का निर्माण करते हैं। अब इसके बाद आता है 6वें नंबर पर टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन इज ए जंक्शन कॉम्प्लेक्स वेयर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एडजेसेंट सेल fuse together to intimately that the intercellular space disappear. अब इसका क्या मतलब होता है? यह एक जंक्शन है जहां दो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में इतनी तीव्रता से जुड़ते हैं कि इंट्रासेलुलर स्पेस गायब हो जाता है। देखिए ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये दूसरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इनके बीच में ये इंट्रासेलुलर स्पेस है। लेकिन जब ये टाइट जंक्शन बनाती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो इंट्रासेलुलर स्पेस जो है गायब हो जाता है। यह जंक्शन इंटेस्टाइनल सेल में होता है, ग्लैंड सेल्स में होता है, गॉल ब्लैडर में होता है, ब्रेन सेल्स में भी होता है। यह जंक्शन कोशिकाओं के बीच की जगह को सील कर देते हैं व इनके माध्यम से पदार्थों के प्रसार के लिए बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं। टाइट जंक्शन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आंतरिक सतह पर लकीरों की एक इंटरलॉकिंग नेटवर्क होता है। इनको सीलिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। टाइट जो जंक्शन होता है, ये देखिए ये टाइट जंक्शन है, उसमें लकीरों की एक इंटरलॉकिंग होती है। ये इंटरलॉकिंग प्रोसेस दिखाई दे रही है आपको, ये ऐसे, इसको कहा जाता है सीलिंग स्ट्रैंड। प्रत्येक जो सीलिंग स्ट्रैंड है
वो दोहरे रो प्रोटीन पार्टिकल से बना होता है। जो सीलिंग स्ट्रैंड है वो 2 रो प्रोटीन पार्टिकल से बना होता है। यह कोशिकाओं से बाहर जाने वाले मटेरियल को रोकते हैं, जो सेल से बाहर जाने वाले जो मटेरियल है उनको रोकते हैं, तथा दे प्रिवेंट द लीकेज ऑफ पैनक्रिएटिक सिक्रेटरी प्रोडक्ट इनटू द ब्लड। साथ ही साथ ये क्या कर रहे हैं, ये रक्त में अग्नाशय के स्रावी उत्पादकों के रिसाव को रोकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट काम था टाइट जंक्शन का, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्पेशल स्ट्रक्चर है। फिर 7वें नंबर पर आते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा इज ए साइटोप्लाज्मिक ब्रिज कनेक्टिंग एडजेसेंट सेल। 2 सेल के बीच का ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिज होता है, एक पुल का निर्माण करता है, जो सेल वॉल में बहुत से छोटे छोटे ओपनिंग्स के रूप में पाए जाते हैं, और इन ब्रिज की ओपनिंग को कहा जाता है पिट। ये ब्रिज की ओपनिंग को पिट्स कहा जाता है। तो ये 2 सेल्स को आपस में जोड़ते हैं। ये देखिए, ये ब्रिज का निर्माण कर रही है। एक सेल ये है, दूसरी ये है, बीच में ये आपस में जुड़ी हुई है। दोनों कोशिका साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के द्वारा इन पिट्स के माध्यम से जुड़ी रहती है। ये जो पिट है, इसके द्वारा दोनों कोशिका आपस में जुड़ी रहती है। साइटोप्लाज्म व एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क बनाते हैं। ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है, इसके माध्यम से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोप्लाज्म एक दूसरे जो सेल है वो एक दूसरे से संपर्क साधते हैं। यह तरल पदार्थ के परिवहन में मदद करता है। प्लाज्मोडेस्माटा तरल पदार्थ के परिवहन में सहायता प्रदान करता है तथा मटेरियल को एक कोशिका से दूसरे कोशिका में जाने में मदद करता है। तो जो मटेरियल यहाँ होता है उसको एक सेल से दूसरे सेल में, इधर से दूसरे सेल में ये ब्रिज के द्वारा आदान प्रदान होता है। उस ब्रिज को प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। द प्लाज्मोडेस्माटा आर फाउंड इन प्लांट सेल। और ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है ये प्लांट सेल्स में पाया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के विशिष्टीकृत संरचनाओं का, जिसे कि ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, उनका अध्ययन किया। आशा है ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। और पार्ट 2 के साथ में पार्ट 1 का वीडियो भी हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बनाया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पार्ट 1 प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा, उसे भी आप जरूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।